नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। भारत में समाजवादी आंदोलन समाजवादी आंदोलन में भारत के दुनिया में तो इसका इतिहास बड़ा पुराना है और ये कहा जाता है, मान के चलते हैं कि समाजवाद तो प्रचलित था लेकिन उसको एक वैज्ञानिक रूप दिया कार्ल मार्क्स ने। लेकिन भारतीय संदर्भ में भारत की धरती पर समाजवादी परंपरा, समाजवादी धारा और खास करके समाजवादी आंदोलन का विस्तार जब हम देखते हैं, तो ये स्वाधीनता आंदोलन में तो एक बड़ी पार्टी के रूप में लड़ने के लिए कांग्रेस का गठन किया गया। कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म बनी और उस पर तमाम विचारधारा के लोग वहां जाकर के एक ही लक्ष्य था सबका कि किस तरीके से इस दमकारी राज सत्ता को परास्त किया जाए, उसको उखाड़ा जाए। सब लोग उसमें जुटे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता है तो फिर उसमें वैचारिक आंदोलन भी धीरे धीरे आकार लेता है और कांग्रेस के अंदर ही खास करके दो धाराएं, तीन धाराएं फूटती हैं। एक तो वामपंथियों की धारा फूटती है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1919 में, 1925 में उसका कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है उसी में। और उसी में से फिर फूटती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसका गठन होता है 17 मई 1934 को अंजुमन इस्लामिया हॉल में। 100 लोग मिलकर के इकट्ठा करते हैं और एक पार्टी बनाते हैं, समाजवादी पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं, जो कांग्रेस के अंदर ही रह करके एक तरीके से काम करती है। लेकिन ये था कि ये मान चला जाता था कि कांग्रेस तो प्लेटफॉर्म है, उसमें तरह तरह के लोग हैं, राष्ट्रवादी भी हैं, सांप्रदायिक भी हैं, सब लोग मिलकर इकट्ठा करते हैं और ये आवश्यकता महसूस की कि नहीं, स्वाधीनता मिलने के बाद भी देश का विकास कैसे हो, समतावादी समाज की स्थापना की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे, समाजवादी समाज की स्थापना की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे। उसमें खास करके दो धाराएं निकली, एक वामपंथियों की धारा निकली और एक समाजवादियों की धारा निकली। और फिर वो समाजवादी आंदोलन के आज 90 साल हो रहे हैं। इस 90 साल में समाजवादी आंदोलन तमाम उतार चढ़ाव, टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरता हुआ और आज की तारीख में भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी इसका आकार नहीं ले पा रही। वामपंथियों की भी स्थिति हुई है, वामपंथियों में भी तमाम पार्टियां, तमाम खंड दर खंड होती चली गई। लेकिन एक पार्टी कम से कम आज की तारीख में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और अपना विस्तार किया है। वही समाजवादी लोग हैं, समाजवादी लोग भी हैं, अपना पूरे देश में है, लेकिन उनका कोई एकीकृत रूप नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पाया है। और जब भी उनका समुच्चय होता है तो एक बड़ा आंदोलन बनता है और एक आंदोलन की वो शक्ल लेते हैं। लेकिन संसदीय राजनीति में जिस तरीके की एकजुटता होना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रभाव होना चाहिए, वो नहीं बन पाया है। आज हम अपने सारे समाजवादी साथियों को एक तो बधाई देते हैं, उनके प्रति शुभकामनाएं देते हैं कि आज के ही दिन वो कम से कम समाजवादी आंदोलन का ये जो 90 साल बीता है, इसकी क्या स्थिति परिस्थिति रही है, कैसे इसकी यात्रा चली है, उस पर हम चर्चा करने के लिए आज अपने बहुजन संवाद में आपके सामने इकट्ठा हुए हैं। आइए हम अपने ये पैनल से परिचित कराएं। हमारे साथ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, आप हैं तो भूगोल के, लेकिन राजनीति विज्ञान में भी, राजनीतिक के संदर्भों पर भी अपने विशेष पकड़ रखते हैं और खास करके वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए हैं डॉक्टर आनंद दीपायन। प्रोफेसर आनंद दीपायन जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष मंत्री जी। तो मंत्री जी का भी अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं कैलाश मीणा जी राजस्थान से, आपका भी अभिनंदन है। हमारे साथ सुभाष मारे जी जुड़े हुए हैं, आप एस एन जोशी फाउंडेशन के आप सेक्रेटरी हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम शुरुआत में हम चलेंगे अपने मंत्री जी के पास, रामस्वरूप मंत्री जी के पास। रामस्वरूप मंत्री जी, इस समाजवादी आंदोलन के 90 साल आज पूरे होने जा रहे हैं, 90वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। आज के दिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और उसके बाद तमाम टेढ़े मेढ़े रास्ते से हम लोग गुजरते हुए आज हम जहाँ पहुंचे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी। धन्यवाद तिवारी जी। 90 साल
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को आज पूरे हो रहे हैं। इन 90 सालों में समाजवादी आंदोलन ने देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे आजादी का आंदोलन रहा हो, चाहे देश की सरकारों को बदलने का सवाल हो, चाहे फिर किसानों, मजदूरों, मेहनत कशों, लोगों की रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने का सवाल हो, हर मामले में समाजवादियों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन 90 सालों में देश की राजनीति में जहां खूब पानी बह गया है, वहीं समाजवादी आंदोलन की गंगा में भी बहुत पानी बह गया है। जो समाजवादी आंदोलन डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमे के जमाने का समाजवादी आंदोलन था या सोशलिस्ट पार्टी थी, आज वह कहीं दिखाई नहीं देती है। आज के जो तमाम समाजवादी नेता हैं वे परिवारवाद में उलझ गए हैं। जितनी समाजवादी पार्टियां चल रही है देश में, उनमें से अधिकांश परिवारवादी पार्टियां हो गई है। जो हमारे समाजवादी आंदोलन के जो नेता थे, जिनको आदर्श मानकर हम समाजवादी आंदोलन में जुड़े, उनमें और आज के समाजवादी नेताओं में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। ना डॉक्टर लोहिया हो, मधुलिमे हो, राजनारायण हो, जिनको नजदीकी से हमने देखा है, उन तमाम नेताओं के आचरण में और आज के नेताओं के आचरण में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए जो समाजवादी आंदोलन डॉक्टर लोहिया के टाइम लोकसभा में 3 सांसद हुआ करते थे, 3 सांसद ही पूरी नेहरू की सरकार को, इंदिरा गांधी की सरकार को हिला देते थे। लेकिन उसके बाद 100 सांसद भी रहे समाजवादी, जो कहने को समाजवादी थे वो रहे, लेकिन देश की सरकार को हिला नहीं पाए। डॉक्टर लोहिया ऐसे एकमात्र नेता थे जिन्होंने जो कहा वह करने का काम किया। जब उन्होंने नारा दिया अंग्रेजी हटाओ का, तो न भीड़ नहीं देखी पीछे और अकेले ही चल पड़े माइलस्टोन को पोतने के लिए, मील के पत्थरों को पोतने के लिए। और वह आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि भाषाई आंदोलन के बीच में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का एक बड़ा मौका रहा। लेकिन आज जब हम 90 साल पूरे कर रहे हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, तो उस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना पटना में हुई थी, और वे तमाम बड़े नेता, 100 से ज्यादा नेता इकट्ठा हुए थे और उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने जो उद्देश्य रखा था, वह उद्देश्य आज कहाँ गुम हो गया है, ये तमाम समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए। क्योंकि बगैर विचार के राजनीति नहीं हो सकती और विचार के बगैर समाजवादी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। चूंकि बहुत सारे वक्ता हैं, वो मेरे से ज्यादा जानकार हैं, वरिष्ठ हैं, समाजवादी आंदोलन में उन्होंने बड़ी भूमिकाएं निभाई है, वे सब आपको बताएंगे कि क्या कमियां रही है समाजवादी आंदोलन की, जिसके कारण हम लगातार पिछड़ते रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज भी समाजवादी आंदोलन और सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता बहुत जुझारू है, संघर्ष में अग्रणी है, संघर्ष और शहर का नेतृत्व करने में कामयाब है। लेकिन जरूरत है कि विचार की राजनीति को बढ़ावा देने की। आज जो परिवारवाद करना है समाजवादी आंदोलन में, उससे मुक्ति पाने की है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सोशलिस्ट पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 90 साल के बाद भी आज अभी महापंचायत का चुनाव हो रहा है और संसद में ही हमारी उपस्थिति से पूरी ताकत का आकलन किया जाता है। और इस 18वीं लोकसभा में अभी खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी अपने साथ नाम जोड़ करके इस समय देश में एक ही पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने एक मजबूत दखल के साथ आ रही है। और उससे अभी उत्तर प्रदेश में वो चुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है। और उसमें ये डॉक्टर सुरीलन जी आज इलाहाबाद में है। हम चाहेंगे कि ये डॉक्टर सुरीलन अपनी बात रखें। डॉक्टर सुरीलन।
अनम्यूट कीजिए। जी, बहुत समाजवादियों को जी। जो आज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के जो 90 वर्ष हुए हैं, वो होने पर उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आपको मालूम है, पार्टियां बनती रहती हैं, पार्टियां बिगड़ती रहती हैं, लेकिन विचार जिंदा रहता है और समाजवादी विचार जिंदा है। मैंने आज एक लेख लिखा। मेरा अनुरोध है पैनलिस्ट से भी और जो दर्शक हैं उनसे भी कि वो उस लेख को वो जरूर पढ़ें। और उसके अंदर मेरा जो निचोड़ है, मेरा निचोड़ उसके अंदर ये है कि कांग्रेस जो देश के अंदर समाजवादियों ने सबसे बड़ा योगदान किया वो 1942 के मूवमेंट के अंदर किया। सबसे बड़ा मास मूवमेंट वो देश का रहा, दुनिया का भी बड़ा मास मूवमेंट के तौर पर उसे माना गया, जाना गया। गोवा मुक्ति के आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका रही और उसके बाद में इस देश के अंदर जब तानाशाही थोपी गई तो उसको भी चुनौती देने का काम समाजवादियों ने किया। आज फिर वो समय है जब देश के अंदर तानाशाही को थोपने का काम किया जा रहा है नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के द्वारा। समाजवादी इस बात को मानते रहे हैं कि बिना सेकुलरिज्म के समाजवादी व्यवस्था संभव नहीं है, क्योंकि मूल तौर पर अगर आपका समता के मूल्य के अंदर विश्वास है तो वो समता का मूल्य भारत का संविधान ही देता है। और ऐसे समय में जब भारत का संविधान खतरे में है तब समाजवादियों की बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। मुझे लगता है कि अगले 1 साल में देश भर में तमाम सारे कार्यक्रम होंगे। मेरा सुझाव ये है कि कम से कम इस देश के अंदर समाजवादियों ने तो बहुत नेता पैदा किए। मैं अभी इलाहाबाद के अंदर हूँ, सुबह से मिल रहा हूँ, तो आपको गली-गली के अंदर समाजवादी नेता जो है यहाँ पर मिल जाते हैं, जो डॉक्टर लोहिया की, जेपी की से लेकर के मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव तक की सबकी बात करते हैं, उनके विचार वो बताने का काम करते हैं। तो देश भर में फैले हैं, लेकिन अगर ऐसे 90 नेताओं को चुना जाए जिनका सर्वाधिक योगदान सोशलिस्ट मूवमेंट के अंदर रहा, उसे बनाने में रहा, और जो तीनों जेल वोट फावड़ा का जो समग्र एक दर्शन है, मतलब ये कि संघर्ष भी करना, संघर्ष करते हुए जेल जाना, रचनात्मक कार्य करना, मतलब फावड़े के तौर पर समाज के अंदर रचना के काम को आगे बढ़ाना और वोट जो है चुनाव भी लड़ने का काम करना। मुझे ऐसा लगता है कि 90 साल का जब मूल्यांकन करेंगे तो संघर्ष समाजवादियों ने बहुत किया है। चुनाव भी बहुत लड़े हैं और चुनाव जीते भी बहुत हैं, हारे भी बहुत हैं। 90 वर्ष में जितनी समाजवादियों ने कुर्बानी दी, मुझे लगता है कि भारत की जनता ने उन्हें उससे कई गुना ज़्यादा, अगर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के टर्म्स में कहा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ देने का काम किया। लेकिन समाजवादी सिद्धांत के तौर पर, विचार के तौर पर क्या दे पाए, तो हम ये देखते हैं कि सामाजिक न्याय के का एक मुद्दा ऐसा रहा जो डॉक्टर लोहिया ने पिछड़ा पावे 100 में 60 की बात की थी। वो बात सामाजिक न्याय की बात मंडल कमीशन के माध्यम से आगे बढ़ी और आज जो है जाति जनगणना के माध्यम से वो आज भी आगे जा रही है। समाजवादी सोशल जस्टिस के इशू के ऊपर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उसके ऊपर कुछ ठोस काम किया। इसी तरीके से जो चौखंबा राज की बात थी डॉक्टर लोहिया की, तो विकेंद्रीकरण के मसले को लेकर के समाजवादियों ने एक अहम भूमिका ली है और इस समय जो देश की परिस्थिति है उसके अंदर पूंजी के विकेंद्रीकरण का एक बड़ा एक सवाल है और स्टेट जो है वो भी पूरी तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है। वो भी एक बड़ा सवाल है। महिला आरक्षण के सवाल पर आमतौर पर लोगों की एक क्या कहा जाए जनरल छवि एक अलग है, लेकिन वास्तविकता ये है कि नजीर साहब ने पहली बार जो कर्नाटक के अंदर रामकृष्ण हेगड़े जी की सरकार के अंदर महिलाओं को पहली बार आरक्षण दिया था। वहां से लेकर अगर हम बिहार तक चलें तो 50% महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अंदर आरक्षण देने का काम बिहार के अंदर भी हुआ। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज करने का काम समाजवादियों ने नहीं किया है।
आगे इस आंदोलन को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, ये मुख्य चुनौती है। मेरा सुझाव ये है कि देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर तो यूपी में अखिलेश यादव हैं और उसके साथ में बिहार के अंदर तेजस्वी यादव हैं। इन लोगों को मिलकर के कुछ पहल करनी चाहिए पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की। और जो लोग ऐसे हैं जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अंदर हैं, चाहे वो एचएमएस हो या एचएमकेपी हो या तमाम सारे श्रमिकों के जो संगठन, मेधा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जनता श्रमिक संघ है, इस टाइप के जो तमाम सारे संगठन हैं, या जो गीता जी का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम है, या सुभाष भटनागर जी का, सब लोगों को उसके दिशा में आगे आना चाहिए। तो ट्रेड यूनियन की एकजुटता, राष्ट्र सेवा दल जैसा संगठन जो छात्र छात्राओं के बीच में, युवाओं के बीच में सांस्कृतिक संगठन के तौर पर काम करता है, उसकी जो एकजुटता, और सिविल सोसाइटी के अंदर, नागरिक समाज के अंदर विशेष तौर पर जो एनएपीएम की एक पिछले 30 साल में बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, इनको आगे आना चाहिए। जी अभी 100 साल के हो गए हैं और जी तो अपनी तरफ से पहल करते ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर अगले 1 साल के अंदर काफी सारे तरीके से कैसे ठोस पहल की जा सकती है, इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। मैं बहुजन संवाद की टीम की ओर से ये कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरे देश भर में समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष होने पर हम लोग अपनी तरफ से कार्यक्रम आयोजित करने का काम करेंगे। और जो भी हमारे श्रोता हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि हम तमाम सारी डिबेट्स अलग अलग इश्यूज के ऊपर भी करना चाहेंगे। आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का काम करें। और आखिरी बात ये कि जो पूंजी का विकेंद्रीकरण, मतलब एक तरफ 1600 करोड़ रुपया प्रतिदिन अडानी के द्वारा कमाया जाना और एक 160 रुपया मनरेगा के मजदूर के द्वारा जो है कमाने की बात होना, जिसे कि अब 400 रुपए आगे बढ़ाकर देने की बात इंडिया ने कही है। लेकिन कहीं ना कहीं पर समाजवादियों को तो ये कहना पड़ेगा कि अगर राजे रजवाड़ों का जो है वो राष्ट्रीयकरण हो सकता था, मतलब उनकी संपत्ति राजसात हो सकती थी, तो और जमींदारी प्रथा समाप्त हो सकती है, तो ये दो अडानी अंबानी जो है, इनकी संपत्ति क्यों नहीं राजसात हो सकती। मुझे लगता है कि ये कैंपेन समाजवादियों के अलावा कोई नहीं चला सकता है। इस दिशा में भी विचार करना चाहिए। हम सभी बातें मैं यहीं पर बात करता हूं, क्योंकि हम चाहें कि अधिक से अधिक हमारे साथियों के जो विचार हैं वो लोग पहुंचे, और हम ये 90 वर्ष जो अपना जो चर्चा है, इसको हम कंटिन्यूअसली हम जारी रखेंगे बहुजन संवाद के ऊपर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए तिवारी जी। मेरी इलाहाबाद में एक सभा है, सब लोग बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर गारंटी कार्ड से बांटने का काम चल रहा है ना, और गारंटी कार्ड जो है इस समय बहुत पॉपुलर है। आप कहीं आप मोहल्ले में पहुंच जाओ, 1 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, साल का 8,500 रुपए प्रति माह, या बेरोजगारों को 8,500 रुपए दिया जाएगा, अप्रेंटिस का अधिकार दिया जाएगा, तो लोग कार्ड लेने के लिए हजारों की संख्या में लाइन लगा लेते हैं। ऐसी स्थिति इस समय बनी है। जो कर्नाटक के अंदर जो स्थिति हमने देखी थी, उसी तरीके की स्थिति हमारे को यूपी में भी आज सुबह से इलाहाबाद के अंदर देखने के लिए मिल रही है। कल बनारस पहुंचेंगे तो देखेंगे वहां क्या देखने मिलता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता नीता पाटेकर जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री दीपक मलिक जी भी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। एक समय हुआ था कि 3 बनाम 13 आना का डिबेट उठा करके लोहिया ने पूरा संसद में हंगामा मचा दिया, और आज की तारीख में अपने सामने ही हम लोगों ने 2 लोगों को उठा करके सिर पर पहुंचा दिया, अडानी अंबानी को। और आज हम उनके संपत्ति के उसके राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। अरे वो तो राष्ट्र की ही संपत्ति उनको दिया गया है, जितना वो कर्ज लिए है, खाली उनसे कर्ज की अगर भरपाई कर लिया जाए तो फिर ये बहुत सारी चीजें अपने आप में स्पष्ट हो जाएगी। अब हम चलेंगे सुभाष मारे जी के पास। आप सुभाष मारे जी एस एन जोशी फाउंडेशन के आप सेक्रेटरी भी है, तो ये सुभाष मारे जी, आपकी टिप्पणी 90 सालों के समाजवादी आंदोलन पर। सुभाष मारे धन्यवाद जी। तिवारी जी। हाँ, धन्यवाद तिवारी जी। सभी साथियों को समाजवादी आंदोलन के 90 साल होने पर बहुत सारी शुभकामनाएं। असल में 17 मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन आयोजकों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 90 साल इस तरह का विषय लेने के बजाय समाजवादी आंदोलन के 90 साल विषय लिया। इसमें काफी मतलब है, ऐसा मैं मानता हूं। पिछले कुछ सालों में
समाजवादी विचार को जिंदा रखने का काम इस देश में जन आंदोलनों ने ही किया है। तो वो जो सारे जन आंदोलन है समाजवादी विचार को आगे ले जाने वाले, उनके प्रति ये कार्यक्रम समर्पित है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी मंत्री जी ने कुछ बातें रखी, डॉक्टर सुनीलम जी ने कुछ बातें रखी। ये सच है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो आगे चलने वाली जो धड़े थी, सोशलिस्ट पार्टी अब नहीं है या उतनी ताकत से नहीं है, और हम समाजवादी आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमारे काफी सारे मुद्दे आगे बढ़ चुके हैं। उसमें से कुछ मुद्दों को डॉक्टर सुनीलम जी ने गिनाया कि जैसे जातिगत जनगणना का मुद्दा आज कांग्रेस ने अपने एजेंडा पे लिया है, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है अजित पवार गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस का, उन्होंने भी अपने एजेंडे पर जातिगत जनगणना का विषय लिया है। वैसे तो मंडल आयोग से ही सामाजिक न्याय का मुद्दा आगे बढ़ा, लेकिन असल में जिस तरीके का सामाजिक न्याय हम चाहते थे, उस तरीके का सामाजिक न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ी क्या? जातिगत जनगणना होने के बाद भी उस तरीके की सामाजिक न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी क्या? ये हमें देखना पड़ेगा। मतलब एक तरफ पूरे देश भर में आरक्षण के आंदोलन लड़ाए जा रहे हैं, अलग अलग जाति समूहों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ये इतना प्रचलित हो चुका है, सरकारी सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी, और आरक्षण के दायरे में आने वाली नौकरियां हेतुतः कम की जा रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और प्राइवेटाइजेशन लाया ही इसलिए जा रहा है, एक उसका मकसद आरक्षण को खत्म करने का है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा आगे जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे बहुत सारे मुद्दों को गिनाया जा सकता है, वक्त बहुत कम है। मैं एक वाक्य आपको बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लोगों को निळू फुले जी को शायद वो जानते हो, एक्टर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और प्रखर लोहियावादी थे, राष्ट्र सेवा दल से संबंधित थे। उनके साथ मैं एक चुनाव प्रचार पे घूम रहा था 5-6 दिन, और वो प्रखर लोहियावादी थे, लेकिन उस समय उन्होंने मुझे एक अशोक मेहता जी के एक कोट को याद दिलाया मुझे कि 1952 में जब अशोक मेहता जी सोशलिस्ट पार्टी से अलग हो गए, उस समय कंपल्शन ऑफ थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज, ये जो उनका थीसिस था, उसकी ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन अशोक मेहता जी उस समय ये कह रहे थे, ऐसा मुझे निळू फुले जी ने बताया। मैं तो कभी अशोक मेहता जी से नहीं मिला, और निळू फुले जी ने बताया जो कट्टर लोहियावादी थे। निळू फुले जी ने यह कहा कि अशोक मेहता जी हमेशा ये कहते थे कि आइडियल सोशलिस्ट पॉलिटिक्स विल नेवर बी अल्टरनेटिव, आइडियल सोशलिस्ट पॉलिटिक्स विल ऑलवेज बी ए सपोर्टिव। और मुझे लगता है कि आज हम सब लोग, मुझे पता नहीं महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा, लेकिन हम सब लोग आज उसी तरीके से एक सपोर्टिव भूमिका में आज आए हैं। एक तरह से जो अशोक मेहता जी ने कहा, उसी तरीके से एक सपोर्टिव रोल में हम लोग आज काम कर रहे हैं। तो मुझे, और पहला मेरा वाक्य था कि समाजवादी विचार को जिंदा रखने का काम पिछले कुछ सालों में जन आंदोलनों ने ही किया है, पार्टी तो उस तरीके से कार्यरत है नहीं। तो सिर्फ 2 मुद्दे मैं बोल के मेरी बात खत्म करूंगा। पहला मुद्दा कि जो अशोक मेहता जी ने कहा था, उसी तरह से सोशलिस्ट विचारों को समाज में प्रसारित करने के लिए एक जन आंदोलन के माध्यम से, मैं राष्ट्र सेवा दल को भी एक जन आंदोलन ही मानता था जब मैं उसका अध्यक्ष था तब, तो एक जन आंदोलन के माध्यम से समाजवादी विचारों का एक दबाव गट हमेशा कैसे काम करता रहे, वो विस्थापितों के लिए काम करे, वो सेक्युलरिज्म के लिए काम करे, वो सोशल जस्टिस के लिए काम करे। तो इस तरीके की एक, अगर सुनीलम जी ने जो कहा उस तरीके से 90 साल में, आने वाले 1 साल में अगर कुछ प्रोग्राम्स हमको तय करने हैं, तो इस तरीके का एक दबाव गुट कैसे हम बनाए, इस पर सोचना चाहिए, एक। और दूसरा मुद्दा जो मैं बार बार ये कहते आया हूं कि मैं हमेशा यहाँ पब्लिकली ये कहता हूं कि मैं सोशलिस्ट हूं क्योंकि मैंने लोहिया जी को पढ़ा है और साथ साथ मैंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी पढ़ा। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लिखा है या जो कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिए, उसमें मुझे सोशलिज्म के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता।
तो सोशलिस्टों को अगर आगे बढ़ना है, मतलब मैं खुद के लिए भी कर रहा हूं, तो सिर्फ 1934 में जो प्रक्रिया शुरू हुई और उस प्रक्रिया का जो पूरा रास्ता प्रवास आगे चलकर जो हुआ, उसी एक दायरे में ना सोचते हुए, उसी एक चौकट में ना सोचते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो कहा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से संविधान सभा को जो निवेदन उन्होंने दिया था, उस निवेदन को ठीक तरीके से पढ़ते हुए और उसके साथ साथ लोहिया जी की जो एक कल्चरल पॉलिसी थी जिसकी आज बहुत जरूरत है, जय श्री राम का नारा जिस तरीके का विखार पहुंचा रहा है, ऐसी स्थिति में लोहिया जी ने जो शिव रामकृष्ण के बारे में और यहाँ की मिट्टी की एक कल्चरल राजनीति के बारे में दिशा दी थी। मैं बहुत संक्षेप में ये सब कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे पास समय कम है। तो इसको जोड़ते हुए समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ना होगा। और अंत में सिर्फ दो छोटी छोटी बातें कि समाजवादियों ने विचार तो बहुत अच्छे रखे, लेकिन समाजवादियों को उस विचार को समाज तक ले जाने वाला हथियार के रूप में अपने संगठन को कभी महत्व नहीं दिया, संगठन की मजबूती को कभी महत्व नहीं दिया। और ये तो लोहिया जी से चलता आ रहा सिलसिला है, लोहिया जी हमारे आदर्श है, लेकिन लोहिया जी ने भी कभी संगठन को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया। अगर आगे हमें बढ़ना है तो संगठन को महत्व देना पड़ेगा, एक। और दूसरा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन बहुत संक्षेप में कह रहा हूं कि आगे की सदी में, मतलब 21वीं सदी के आगे के कार्यकाल में जो समाजवाद का प्रचलन होगा उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव क्षेत्र से गुजरना होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव क्षेत्र से गुजरना होगा। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रचलन हर क्षेत्र में हो रहा है, शिक्षा के, चिकित्सा के, लीगल क्षेत्र में, सब जगह हो रहा है। और बड़ा उसका परिणाम एक तरफ नौकरियों पर होने वाला है और दूसरी तरफ कल्चर समाज की जो एक मानसिकता है उस पर भी होने वाला है। तो अगर 90 साल में हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ करना है तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आने वाला प्रभाव देखते हुए युवाओं के पास हम समाजवाद के मूल्य को कैसे ले जाएंगे, इस पर विचार करके आगे जाना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बारे जी। अब हम चलते हैं मेधा पाटेकर जी के पास। मेधा पाटेकर जी, समाजवादी आंदोलन का इतिहास रहा है, संघर्षों का इतिहास रहा है। ये लोग संघर्ष करते रहे, जूझते रहे हैं, लेकिन आज जहां समाजवादी आंदोलन पहुंच गया है कि समाजवादी लोग आपस में ही कुछ ज्यादा संघर्ष कर देते हैं, जनता के लिए वो करना, तो वो समाजवादी संघर्षों की श्रृंखला का, उसका इतिहास का, उसका पूरा पालन तो आज की तारीख में जन आंदोलन के ही लोग कर रहे हैं। और आप जैसे जन आंदोलनों के आप समझ रहे कि आप नेता हैं, तो आप इस 90 सालों में समाजवादी आंदोलन के इस उतार चढ़ाव को आप कैसे देखती हैं और आने वाले दिनों में आप इसको कैसे देखती हैं? क्या पूरे देश के पैमाने पर समाजवादी आंदोलन एकजुट होकर के एकताबद्ध हो सकता है? आप मेधा जी। धन्यवाद तिवारी जी और सुभाष भाई भी। आज SM जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। मैंने मैसेज लिखते लिखते मेरा गायब हो गया तो नहीं भेज पाई, पर आज हम लोग याद करते हैं उस 1934 के प्रक्रिया को और एक विशेष घटना को जिसमें सोशलिस्ट कांग्रेस स्थापन हो गई। क्योंकि आज की राजनीति में जो अलायंस और नॉन अलायंस और सब जो गड़बड़ चल रही है, वो भी इसके इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में याद करना बहुत जरूरी है। और मुझे याद आती है कि बिहार में जीजी पारिक जी के नेतृत्व में इसी दिन एक महत्व का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें एक प्रमुख अतिथि थे नीतीश कुमार। और जब मैंने कहा कि देखिए, समाजवादी होते हुए भी इधर से उधर जाना, ये जो हो रहा है वो हमारे लिए बहुत दुखद घटना होती है, तो वो थोड़े नाराज भी हुए थे।
और उन्होंने पहले भी ये दिखाया था कि वो किस प्रकार से इधर से उधर जाते हैं। और जब मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि आप फिर से एनडीए में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप तो समाजवादियों के बीच विभाजन लाना चाहती है क्या? मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं लाना चाहती हूँ। तो वो नाराज हुए, लेकिन कुछ ही दिन में उसके बाद वो एनडीए में शामिल हुए थे और आज फिर से हुए हैं। तो हम लोग इसको क्यों याद कर रहे हैं? याद इसलिए कर रहे हैं कि जैसे अभी सुनीलम जी ने कहा, सुभाष जी ने कहा कि समाजवादियों का की एक विशेषता यही थी कि मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर कार्यरत रहना और अंतिम दम तक समझौता न करना। अगर ये विशेषता है और इसलिए सत्तावादी बनना समाजवादी से बदलकर ये हमारा मकसद नहीं है, तो हम लोगों को आज हमारे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं उनको याद करते करते, जो मुख्य सिद्धांत है उसको याद करते करते एक कैडर स्थापन करना ये उद्देश्य होना है। इस बात को सुभाष भाई के मैं भी मानती हूँ। और अगर हम संगठन में कम पढ़ रहे हैं तो वो सभी समाजवादियों ने ऐसा ही दिखाया है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। पर जब दलीय राजनीति के आधार पर ही परिवर्तन आएगा, इस विश्वास और भरोसे के साथ लोग लगे रहते हैं, तो उसी राजनीतिक प्रक्रिया से जो कुछ महीने चलती है 5 साल में, लेकिन उसी से संगठन, आंदोलन, उस प्रक्रिया से लोग कुछ हटते हैं, जुड़ जाते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है गांव सभा से लेकर लोकसभा तक का। तो इस पर भी सोचना जरूरी है, क्योंकि मृणाल गोरे जैसे ने आखिरी में ये मुझे कहा था, ये मुझे भूलती नहीं, कि तुम जो कहती आई हो ना कि केवल दलीय राजनीति से नहीं होगा, तो तुम जो कर रही हो ना निर्दलीय राजनीति, जन आंदोलनों की राजनीति, यही ठीक है। मुझे भी अभी वही ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। तो मैं ये कहना इसलिए भी चाहती हूँ क्योंकि हमारे जो प्रेरणा स्रोत आज भी है उसमें एसएम जोशी जी है, एनजी गोरे जी है, जॉर्ज फर्नांडिस जी, मधु दंडवते जी, मधु लिमये जी, भाई वैद्य जी, नरहरि कुरुंदरकर जी, नाथ पै जी, सुरेंद्र मोहन जी, ये सभी ने हमको जो दिया है, साने गुरुजी से लेकर हर एक ने, जीपी प्रधान मास्टर, ये सभी का बहुत ही योगदान रहा है हमारे पूरे जिंदगी के मार्ग को तय करने में और हमें एक आशावाद देने में, और साथ साथ एक बहुत ही अशांति मन में होते हुए न्याय के बारे में, समता के बारे में, सर्वधर्म समभाव के बारे में, गैर बराबरी की खिलाफत के बारे में होते हुए भी आगे चलने का एक आधार, वो विचारधारा बनती रही है। तो आज हम लोग उनको भी याद करते हुए याद आता है कि एसएम जोशी जी ने नर्मदा आंदोलन के मुद्दे पर पहले पत्र पर अपने हस्ताक्षर की थी, जो राजीव गांधी के टेबल पर पहुंचा था। इसीलिए जो निर्णय हुआ उसमें बहुत सारी शर्तें आई और उन शर्तों को लेकर आज 39 साल हमारे पूरे हो गए हैं। आज भी हम लोग जो पिछले साल नए सिरे से ध्वस्त हुए 16,000 परिवार है नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर के, और जो अभी हासिल किया है उस सब को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को याद आता है कि एनजी गोरे जी जब कॉन्सुलेट जनरल थे दूसरे देश में, यूके में मेरे ख्याल से, तब भी नर्मदा जैसे आंदोलनों की दखल लेते थे। तो ये जो राजकारण और समाजकारण का समन्वय, ये एक समाजवादी प्रक्रिया की, विचारधारा की, नई आचार की भी एक विशेषता थी, वो आज नहीं के बराबर रह गई है। और राहुल गांधी जी ने एक उस प्रकार का एक भरोसा कईयों के मन में निर्माण किया है, क्योंकि उनकी यात्राएं तो बहुत सारी होती है। गांधीवादियों ने भी यात्राएं की है, दांडी यात्रा से लेकर आखिर तक हमने भी बहुत यात्राएं की है, पर इतनी जनवादी यात्रा
जो राहुल जी ने की है उतनी आज राजनीतिक दलीय परिस्थिति में और परिवेश में बहुत ही कम या नहीं के बराबर दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित कि आज हम लोगों को, क्या आवाज गड़बड़ हो रही है क्या? आपकी आवाज आवाज ठीक स्पष्ट है, आ रही बोलिए। है? ये निश्चित कि जी आज हाँ, हल्की सी नहीं, गूंज रही मेरी है, चलिए तरफ आप। से, यहाँ की तरफ से कुछ नहीं है गड़बड़, चलिए ठीक, वहां बोलिए देखिए बोलिए। तिवारी। चलिए ठीक। तो ये जरूरी है कि राजनीति में जो समाजवादी प्रक्रिया लानी है उसके कौन से मुद्दे हम लोग रखना चाहेंगे। हमने राहुल गांधी जी के सामने भी ऐसे बहुत मुद्दे रखे हैं। जैसे पहला मुद्दा है कि हम लोगों को आज जो जाति और धर्म का एक आघात हो रहा है पूरे एक मानवीयता पर और समाज की एकता पर, उसको लेकर एक स्पष्ट बोलना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने उनके भाषणों में ऐसा बोलना जरूरी था, ये हमारे जैसे को लगा था, क्योंकि वो उसी क्षेत्र से गुजर रहे थे जहां हिंसा हुई थी और जिसके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स मैंने उनको प्रस्तुत किए थे। पर शायद पार्टी के अंदर भी राहुल जी ने भी कुछ कहा, सबको सब समझना और समझाना संभव नहीं होता। तो ऐसे पार्टी ने, कांग्रेस जैसी, या कभी रामविलास पासवान जी ने भी जब हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाकर हमारी भूमिका रखने का मौका दिया और उसके आधार पर उनका ही कहना रहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को एक काफी एक विश्वास मिला और एक दिशा मिली। तो मुझे लगता है कि दलीय राजनीति को अछूत तो नहीं मानना है, पर उनके साथ जन आंदोलन जो समाजवादी है उनका कैसे जुड़ाव रहेगा, कैसे रिश्ता रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, और मंच कैसा बनेगा, नियमित संवाद कैसा चालू रहेगा, इस पर सोचना जरूरी है। उसी यात्रा में मैंने एक प्रेजेंट किया था जो हम लोगों ने NAPM की तरफ से कुछ साल पहले एक संकल्पना निकाली थी, जन संसद की। मुझे लगता है कि आज भी समाजवादी जन संसद खड़े करना, जिसमें देश के काफी सारे मान्यवर लोग, जैसे बर्ट्रांड रसेल के 101 लोग थे, उस प्रकार के लोगों का एक समूह जो हर जगह जहां विवाद है सत्ता और जनता के बीच में, उसके बीच में हस्तक्षेप करेगा, जहां अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष जारी है उनके साथ खड़े होगा। नहीं तो हम जयंती और पुण्यतिथि को जितने साथियों को साथ में देखते हैं और एक अच्छा लगता है उनको मिलने से कि भाई हम अकेले नहीं है, ये महसूस होता है, लेकिन हर अन्याय और अत्याचार के समय उनमें से सबको ही खड़े नहीं रहते हुए दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है आज तो व्हाट्सएप का व्हाट्सअप हो गया है, पर व्हाट्स डाउन देखने वाले युवाओं को भी और ऐसे बुद्धिजीवियों को भी जोड़कर तैयार करना ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि एक और समाजवादियों ने कहा है कि जाति तोड़ो, तो उसके लिए प्रोफेसर आनंद कुमार जी जैसे अपना नाम बदल दिया, जातिवाचक नाम निकाल दिया। हमारी सुनीति सुलभा रघुनाथ है, हमारे संजय मंगला गोपाल है, इन्होंने भी वो करके दिखाया है। मुझे लगता है अभी महाराष्ट्र सरकार ने अपनी माँ का नाम डालना का एक आदेश निकाला है, वो भी कम नहीं है। लेकिन इस दिशा में अगर हमको जाना है जाति निर्मूलन की, तो सुभाष भाई ने जिसका जिक्र किया उससे मैं आगे बढ़ रही हूँ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर मेरे मन में दो राय होती है। क्योंकि एक तो हमको सामाजिक और आर्थिक न्याय देना है और इसके लिए जो आज गैर बराबरी है उसको हमको उजागर करना है, इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। लेकिन जाति 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 इतना बन गया है आज मुद्दा कि ओबीसी के आधार पर हम वोट लेंगे, हम मराठा समाज के वोट लेंगे, इस प्रकार से उसका भी एक वोट बैंक में ही परावर्तित करने पर ज्यादा जोर दिख रहा है जिन्होंने निर्णय लेना है उन निर्णायक सत्ताधीशों का। और दूसरी बात ये भी लगती है कि उसी के आधार पर जब आरक्षण की मांग हो रही है तो आरक्षण क्यों मांगना पड़ रहा है? आरक्षण निजीकरण से खत्म किया जा रहा है आधा अधिक, ये बात भी बिल्कुल सही है, पर साथ साथ आरक्षण क्यों मांगना पड़ रहा है? यूनिवर्सल पॉलिसीज गलत है इसलिए ना, SC ST तक अभी सीमित नहीं रह रहे, पसमंदा मुसलमान भी मांग रहे हैं, मराठा भी मांग रहे हैं,
ब्राह्मण समाज भी आरक्षण की मांग कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? सभी ओबीसी के लोग जो सबको ही आर्थिक सामाजिक दृष्टि से विषमता नहीं भुगत रहे हैं, पर वो सभी मांग रहे हैं उस जाति के आधार पर। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ज्यादा जोर यूनिवर्सल पॉलिसीज बदलने पर, समानता न्याय के साथ सांप्रदायिकता के विरोध के साथ समाजवादी धारा अगर हमको अपनानी है, तो हम लोग क्या चाहते हैं ये हमको स्पष्ट करना चाहिए, जिसपे संवैधानिक अधिकार, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह जी ये सभी हो गए। तो मुझे लगता है कि उसका भी हम लोगों को एक योगदान देकर ही चले गए हैं। सप्त क्रांति के रूप में राम मनोहर लोहिया जी और संपूर्ण क्रांति के रूप में जयप्रकाश नारायण जी। तो आज भी वो नारा कि अंधेरे में तीन प्रकाश, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, आज भी हम भूल नहीं सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात जो अरुण कुमार श्रीवास्तव जी के अगुवाई में हुई, वो मधु दंडवते जी के और मधु लिमये जी की जन्म शताब्दी की। मुझे लगता है कि हम लोग उस मौके पर भी, इस आधार पर भी, जैसे अरुण कुमार जी ने किया है, गोरखपुर के एक ही जिले में 12 कॉलेजेस में युवा शिविर, और उसको आगे ले जाकर कम से कम 200 सामाजिक कार्यकर्ता बनाने की एक चाहत। आज हम सब लोग महसूस करते हैं कि कम युवा इस प्रकार से कटिबद्धता के साथ आते हैं। हाँ, इंटर्न्स बन के आते हैं, सर्टिफिकेट चाहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, विदेश में स्कॉलरशिप चाहते हैं, लेकिन कटिबद्धता के साथ पूरी जिंदगी जितनी दे सकते हैं उतनी देने वाले, जैसे हम लोगों ने राष्ट्र सेवा दल की हमारी प्रक्रिया में देखी, उस प्रकार के कैडर तैयार करना ये बहुत जरूरी है। जी और इसके लिए भी उनको रोजगार की नीति पर, जैसे बहुत सामना हुआ था नेहरू जी और इंदिरा जी के सामने भी, आनंद कुमार जी ने भी अपने इंटरव्यू में बताया है कि समाजवादी भी कांग्रेस से क्यों नाराज हो रहे थे, कब बीच में नेहरू जी से क्यों टूटन महसूस कर रहे थे, जिसमें नंबूद्री-पाल जैसे भी थे जो बाद में तो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इसमें यही था कि आज की आर्थिक अर्थव्यवस्था जितनी बदतर हो गई है, उसी प्रकार से उस दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये उनको महसूस हो रहा था, और इसमें वो मानने को तैयार बिल्कुल नहीं थे। तो गैर बराबरी की खिलाफत की अर्थव्यवस्था संविधान के आधार पर, और जैसे राजसात करने की बात सुनीलम जी ने कही है, जो सरदार पटेल जी ने दिखाई थी, पर आज सरदार पटेल, स्वामी विवेकानंद के, बिरसा मुंडा तक के पुतले खड़े करना और समाजवादी सही सिद्धांतों का की चौखट भूल जाना, ये जो राजनेता कर रहे हैं, उनको हमको सही राजनेताओं का भी याद दिलाना बहुत जरूरी है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी हो, हम नहीं भूल सकते हैं। तो समता, सादगी और स्वावलंबन ला के रहेगा जन आंदोलन, ये जब हमने नारा बनाया एनएपीएम में, तब हमारा मुद्दा यही था, और आज भी हम लोग यही मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि इस पर ठोस कार्यक्रम और निर्णय लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे टैक्स द टॉप वाली जो बात है, 2% भी वेल्थ टैक्स पर, अगर वेल्थ टैक्स लगाया जाए 1% सबसे धनिक लोगों पर, तो भी 7.5 लाख कहते थे, अभी किसी ने आंकड़ा निकाला है 10 लाख करोड़ हर साल सरकारी तिजोरी में आएगा। इनहेरिटेंस टैक्स बढ़ाएंगे तो ये सब हम लोगों को ठोस कार्यक्रम का एक आधार बनाने वाले मुद्दों में से है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि हम लोग जो संसद पटु को मानते थे, जिनका केवल वक्तव्य बहुत भारी था, तो मैं भी तो शाला में से दौड़कर परिवार को हमारे न बताते हुए चुपचाप नाथपई जी का भाषण सुनने के लिए शिवाजी मैदान में जाती थी, और उनके अंत्य संस्कार को भी चुपचाप एक गाड़ी में बैठकर आग्रह के साथ में पहुंची थी। लेकिन आज हम लोग उन संसद पटुओं को जब याद कर रहे हैं, तो आज की बदली परिस्थिति में संसद और विधानमंडल में कोई मुद्दे का निकाल नहीं होता है, न मणिपुर का होता है, न नर्मदा का होता है। हम लोगों को इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ग्राम सभा, लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा, ये जो एक सही समाजवादी लोकशाही समाजवाद के हम पाइक है, ये हमारा निर्णय हुआ है बहुत चर्चा करके। तो केवल सोशलिज्म ही नहीं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और इसके जो आधार मूल होने चाहिए आज की परिस्थिति में,
क्या होगा निर्णय चुनाव का इस साल का, वो कुछ भी हो तो भी जादू तो नहीं होने वाली है। तो हम लोगों को ग्राम सभा को लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा ये कहते हुए एक बहुत ही सॉलिड आधार बनाना, ये हमारा उद्देश्य रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित ही कि जो जी कल्चरल मेधा जी। चैलेंज, हाँ 1-2 मिनट और लूंगी, कल्चरल चैलेंज है क्योंकि मुझे निकलना पड़ेगा, माफ करना। कल्चरल चैलेंज है जिसकी बात की गई, वो भी बहुत महत्व का है, क्योंकि भाषा के साथ साथ वेशभूषा सब कुछ आज जो हो रहा है उसको अगर हम नकारना चाहते हैं, तो मैं भी बिल्कुल रामकृष्ण शिव, ये लोहिया जी के किताब का हर बार उल्लेख करती हूँ। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उनका लेखन, आज उसका एक सादा सीधा ये हमको करना चाहिए। अभी पंढरपुर में मैं थी, संत साहित्य सम्मेलन हुआ, मुझे लगता है कि संतों की एक जो वीरता ही नहीं, एक विचारधारा थी, वो भी आज बहुत महत्व की है, जिसमें सूफी संत तक सभी संतों को हम लोगों को जोड़कर एक आगे बढ़ना चाहिए। तो वैसा पीठ एक जो तैयार हुआ है पंढरपुर में, वो भी हर राज्य में तैयार हो जाए, और वहां के संत अलग अलग है, कहीं बसवण्णा है तो कहीं पेरियार है। हम लोगों को उस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए अलग अलग मोर्चे स्थापन करना भी जरूरी है। हमको संस्थाओं की भी जरूरी है, मूवमेंट्स को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एक हद के आगे जरूरी होता है, और हम सब लोग उसमें तत्काल नहीं जुड़ सकते हैं, कुछ कुछ हम साथ साथ करते हैं बहुत मुश्किल से, जैसे हम जीवनशाला चलाते हैं, पर एसएम सोशलिस्ट फाउंडेशन है, ऐसे जो भी अपने साथ जुड़े हुए संस्थाएं हैं और जो व्यवस्थित रूप से चलाई जाती है, वो शालाएं हो, कुछ कॉलेजेस हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, कि और एक अन्य फाउंडेशंस हो, उस प्रकार की संस्थाओं का भी एक संगठन, हम समाजवादी संस्थाएं, ऐसा एक बना था, पर वो मेरे ख्याल से आगे नहीं चला है। आज उसमें कार्य करने वाले समाजवादी, ये रचनात्मक संघर्ष, ये जो समाजवादी मार्ग था, और हम भी बोलते हैं कि जन आंदोलन की क्या है बात, संघर्ष निर्माण साथ साथ, जीजी पारिक जैसे जो अल्टरनेटिव रोजगार मूलक कार्य के लिए बिल्कुल ही परेशान रहते हैं और उसी में लगे रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सभी रचनात्मक कार्य के लिए भी और ऐसे कार्य करने वाले के संस्थाओं का समन्वय भी हम लोगों को बहुत महत्व का मानना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगी आखिरी में कि आज हम लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि समाजवादी कहते हुए भी कुछ राजनेता अगर एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो बहुत बड़ा आघात होता है, धक्का बैठता है, और इसीलिए राजनेताओं के नेतृत्व में चलने के बदले हम लोग समाजवादी आंदोलनकारी, हमारे किसान, मजदूर, मछुआरे, सभी जो है युवा है, उनको आगे बढ़ाना और उनके पीछे पीछे और साथ साथ चलना, यही हमारा मकसद होना चाहिए। 1934 के समय जो हुआ था कि कांग्रेस जैसे पार्टी से एक विभाजन हुआ था, आज उसकी याद करेंगे तो इमरजेंसी के ही याद करने वाले, गांधी और नेहरू जी के त्रुटियों को ही दोहराने वाले ऐसे जो लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। तो आज समाजवादियों ने थोड़ी सी एक समन्वय की और सद्भाव की जो भूमिका ली है, उसको मैं समझती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, पर जो भी चुन के आएंगे उनके पीछे जनता का जो भूमिका है कि जनप्रतिनिधि उनसे अपने दिशा में अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक्टिव करवाना उनको, और उनको साथ में आने के लिए तैयार रखना, मजबूर करना, जो भी कहे, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव के बाद चुनौती होती है। हमारे नर्मदा घाटी में ऐसा ही होने वाला है 4 जून के बाद। तो मैं मानती हूँ कि सभी समाजवादी जन आंदोलनकारियों को हम सलाम करते हैं। आज के दिन सभी पुराने साथियों को याद करते हैं, और आज भी जो है जीजी पारिक जी है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना अभी जो सोमैया जी है, ऐसे बहुत लोग आज भी है जो एक्टिव है, सुभाष वारे जी भी उनमें से ही है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को लेकर हमको इस पर आयोजन की जरूरत है। जिंदाबाद, धन्यवाद। अगर मैंने ज्यादा समय लिया माफी चाहती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मेधा जी। अब हम चलते हैं अपने वरिष्ठ साथी दीपक मलिक जी के पास। दीपक मलिक साहब, अगर आप अपना मोबाइल सेट अगर हॉरिजॉन्टल कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
समाजवादी आंदोलन या समाजवादी विचार तो खास करके अर्थशास्त्र पर ही निर्भर रहता है। आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, आप ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। और एक ज़माना हुआ करता था कि संसद में 3 आना बनाम 13 आना का वो जो विमर्श रहा या अपने गंगवारी साहब का विमर्श रहा कि पूर्वांचल के लोग गोबर से अपना निकाल कर घर में खाते हैं, और उसने पूरा हंगामा मचा दिया पूरे देश के पैमाने पर एक नए तरीके का विकास। और वहीं पर नेहरू भी तो समाजवादी ही थे और समाजवादी धारा को ही आगे ले चले अपने स्तर से। लेकिन एक ज़माना आया कि कांग्रेस विरोध में सारे लोगों को इकट्ठा करके आज हम जहाँ खड़ा हो गए हैं कि कांग्रेस विरोधी गठबंधन के साथ, और आज की तारीख में हम भाजपा के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ अपना कांग्रेस को भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये जो समाजवादी आंदोलन का आप विकास देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देख रहे हैं, आप किस पर टिप्पणी डॉक्टर दीपक पढ़ेंगे? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी, फिर आप म्यूट हो गए, फिर आप म्यूट हो गए। ठीक है जी जी बोलिए। हाँ जी बोलिए बोलिए। मैं बहुत संक्षिप्त अपने वक्तव्य में कहना चाहूंगा क्योंकि आपका समय भी खत्म हो रहा है अब। पहली बात तो ये कि सन 34 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तो ठीक उसके समानांतर ही उसके साथ ही साथ महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता भी छोड़ी थी और रचनात्मक प्रोग्राम में की भागीदारी शुरू की थी। एक तो ये नंबर 1 कि नीचे से जब तक आप समाज को ठीक ठाक नहीं बनाएंगे तब तक समाजवाद की बात करना एक हद तक बेईमानी होगी। और संसदीय राजनीति या आंदोलनात्मक राजनीति में उसकी भी अपनी एक भूमिका है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वर्क की शायद बहुत बड़ी भूमिका है गांव-गांव के स्तर पे, जो एक पूरे समाज को परिवर्तन के दायरे में ला सकता है। दूसरी बात जो आपने उठाई कि जवाहरलाल भी सोशलिस्ट थे, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मैंने जो एक तथ्य है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना वर्ष में उसकी स्थापना के लिए जवाहरलाल को ही इनवाइट किया गया था, लेकिन चूंकि वो जेल में थे तो नहीं आ पाए। तो जवाहरलाल का समाजवाद जो है वो बहुत हद तक रिफ्लेक्ट होता है उनके 1955 के आबादी कांग्रेस में, जहाँ पर उन्होंने सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी की बात की, और साथ ही साथ वो देश निर्माण के लिए उन्होंने नए कदम उठाए थे। उसमें जमींदारी अबॉलिशन से लेके इंडस्ट्रियल पॉलिसी और बाकी सब जितने कार्यक्रम थे वो बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे, जिसके बिना समाजवाद की नींव नहीं बनाई जा सकती थी। ये समाजवाद के नींव थे। आप समाजवाद में कूद नहीं सकते हैं, न संसदीय जनतंत्र के माध्यम से कूद सकते हैं, न बहुत ज्यादा एजिटेशन करके ही कूद सकते हैं। आपको निश्चित तौर से कुछ स्टेप लैडर्स जिसे कहते हैं, कुछ सीढ़ियां बनानी पड़ेगी जिससे आप समाजवाद तक पहुंचे। तीसरी बात यह है कि आज के दौर में जब हम इसकी बात कर रहे हैं, हमने इतनी ज्यादा जल्दीबाजी और जिसे कहते हैं कि संसदीय महज विरोध पक्ष की राजनीति इस पिछले 70 साल में की, कि जिसका परिणाम है कि आज हम इकट्ठा हो गए हैं बीजेपी की खिलाफत करने के लिए, और इस बीच में बीजेपी इतनी ताकतवर बन गई है, जबकि कायदे से जो इतिहास का क्रम होना चाहिए था वो समाजवाद का क्रम होना चाहिए, समाजवादी समाज की ओर बढ़ने का होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं न कहीं हम तमाम समाजवादियों को, जो हम लोग समाजवाद में विश्वास करते हैं, उन सब की एक कहीं न कहीं भूमिका आती है। हम कहीं न कहीं कमजोर पक्ष में थे। अगली बात जो है कि क्या समाजवाद संभव है बिना पूंजीवाद से लड़े? क्या समाजवाद संभव है आज की तारीख में जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है उसकी खिलाफत किए बिना? क्या समाजवाद संभव है आज के पूरे विश्व अर्थतंत्र और विश्व राजनीति में जो नए
ढांचे बनाए गए हैं जिसका जिक्र किया गया इस बहस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको पूरे तौर से इग्नोर करते हुए, मैं समझता हूँ ये संभव नहीं है। तो इसके लिए हम समझते हैं कि हमें पुनः लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को पूरे तौर पे फिर से रीडिफाइन करने के लिए हमको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें हमको ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बारे में हमको निश्चित राय बनानी पड़ेगी कि क्या हम उसका स्वागत करेंगे या उसका विरोध करेंगे या उसमें तरमीम लाएंगे, क्या करेंगे हम। और दूसरी बात कि ग्रास रूट लेवल पे जो गांधी जी ने रचनात्मक संग्राम की तरफ मोड़ा था, क्या उसकी आवश्यकता पूरे तौर से खत्म हो गई है? क्या नीचे से संग्राम, नीचे से समाज को बदलना आवश्यक नहीं रह गया, वो बिल्कुल से हो गया है? क्या इसको हम आज भी मानते हैं कि हमको करना पड़ेगा, कि हमको कुछ वहां करना पड़ेगा? हम समझते हैं इन सब प्रश्नों को हमको फिर से उकेरना पड़ेगा और कंस्ट्रक्टिव वर्क प्रोग्राम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम किस तरह से पुनः लोकतांत्रिक समाजवाद को प्रतिस्थापित करें, उसके लिए हमको एक नई राजनीति की शुरुआत करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से वो नई राजनीति की शुरुआत एक हद तक हो रही है। वो मेरे आपके कहने पे नहीं होगा या कोई बहुत बड़ा एक इंडिया गठबंधन बना लेने से ही सिर्फ नहीं हो जाएगा। वो एक स्वाभाविक गति है इतिहास की। इतिहास जो है वो आगे आने वाले दिनों में निश्चित तौर से एक लोकतांत्रिक ढांचे क्या ही एक समाजवाद बनाने की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है पूंजीवाद का और कोई विकल्प ही नहीं। अपने आखिरी दम पर आ गया है, आखिरी अपनी सीढ़ी पर चढ़ गया है और उसके बाद हमें इन सब चीजों को बनाना है। तो मैं समझता हूँ कि आज 90 साल के जो उम्र हो गई है लोकतांत्रिक समाजवाद की भारतवर्ष में, और उस लोकतांत्रिक समाजवाद को सभी ने स्वीकार कर लिया, कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी स्वीकार किया, ऐसी बात नहीं है। और जवाहरलाल ने उसको सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, आबादी कांग्रेस में उसको ग्रहित किया और उसके अनुसार एक नई धारा बनाई, आर्थिक धारा, और अर्थतंत्र की पुनर्संरचना की। तो हमें उसको बिल्कुल अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, लोहिया और बाकी लोगों की भी एक भूमिका है, खास तौर से आंदोलन की, खास तौर से एक निगहबानी की, विजिलेंटिज्म की डेमोक्रेसी में, जो बहुत आवश्यक है, जो निगहबानी आज खत्म हो गई है लगभग। और जिस तरह से कानून बने हैं हमारे यहाँ, कोई भी किसी तरफ जा कुछ भी कर सकता है, ये चीजें बनी है। कह के मैं खत्म करूंगा अपनी बात। आज के दौर में समाजवाद की लड़ाई बहुत परीक्षा उन लोगों की होगी जिनको समाजवाद की इस धारा को ले चलना है। बहुत धैर्य की परीक्षा जनता को ही देना होगा कि वो समाजवाद से निष्कर्ष निकलते हैं उसको ग्रहण करे। तो इसलिए कोई साधारण ये सवाल नहीं है, ये एक इस शताब्दी का शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। धन्यवाद जी। प्रोफेसर दीपायन, आपकी टिप्पणी, 1 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट। नहीं, मैं तो बहुत ही संक्षिप्त, और मेरे लिए तो एक एजुकेशन रहा, और मेधा पाटेकर जी से लेके प्रोफेसर दीपक मलिक साहब ने, मेरा भी यही मानना है कि हमें 1934 में लेकर के जो समाजवाद की बहस चली थी, और आज जब हम 2024 में बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस लंबी प्रक्रिया में, इतिहास के दौर में बहुत सी चीजें हुई हैं, और इसमें लोहिया का समाजवाद, जेपी का समाजवाद, आचार्य नरेंद्र देव का समाजवाद, नेहरू का समाजवाद, फिर नंबूद्रीपाद और कम्युनिस्ट पार्टी और एम एन राय का समाजवाद, लेनिन का समाजवाद, ये पूरा बर्नार्ड शॉ का जो पूरा एक फेबियन सोशलिज्म। तो हमें लगता है कि यह जो दौर है एक आत्ममंथन का दौर है, और निश्चित रूप से जो प्रोफेसर दीपक मलिक साहब ने कहा है कि गांधी ने जो 1934 में कहा है कि हमें नागरिक समाज के साथ जुड़ करके, और वह समय अब आ गया है जब हमें हिंदुस्तान की आम जनता के बीच से जुड़ करके इस समाजवाद की व्याख्या को, इस मंथन को उनके बीच में ले जाना है और आंदोलन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में बहुत सी गलतियां हैं, उसको भी हमको सीखना होगा।
कि अगर दक्षिणपंथी राजनीति का और सांप्रदायिक राजनीति आज एक चुनौती के रूप में खड़ी हुई है, तो हमें भी पुनर्मूल्यांकन करना होगा कि इसमें हमारी भूमिका कैसी रही। कि जैसे कि मलिक साहब ने कहा कि इसको समाजवाद को रिप्लेस बेहतर समाजवाद करता, लेकिन यहाँ तो दक्षिणपंथी घोर सांप्रदायिक ताकतों ने उसको आगे बढ़ाया है। तो ये हमारे जो भी समाजवादी लोग हैं वो लोहिया आचार्य नरेंद्र देव से लेके नेहरू